आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। 12 साल के बाद बाटला हाउस की कहानी एक बार फिर लोगों के सामने आ रही है। दिल्ली में आतंकी हमले हुए, उन हमलों के बाद आतंकियों के बाटला हाउस में छुपे होने की खबर मिली। पुलिस वहां पहुंची, एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर को फर्जी कहा गया। उस एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए और इस पूरे मामले को सियासी रंग दे दिया गया। लेकिन 12 साल बाद अदालत ने कहा कि वो एनकाउंटर सही था, वो एनकाउंटर सही ठहराया गया। और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि वोट के लिए क्यों देश की एकता पर चोट कर रहे हैं विपक्षी दल। इसी पर आज की महाभारत, क्या तुष्टीकरण की राजनीति के चलते देश की अखंडता पर वार होगा? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। विपक्ष पर बीजेपी का प्रहार। आज कांग्रेस को जवाब देने का समय है। आज वोट बैंक की सियासत करने वालों को जवाब देने का समय है। आतंकियों पर आंसू बहाने वाले कब माफी मांगेंगे? सोनिया गांधी जी, विल यू अपोलोजाइज? आपके पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कैंपेन नहीं किया था कि आपके आंसू निकल गए थे। वोट के लिए आतंक पर राजनीति, देश हित पर चोट क्यों? की बोलती बंद। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था। सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा था। 12 साल पहले 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बाटला हाउस में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले और आतंकियों पर सियासत करने वाले कांग्रेस और विपक्षी दलों की बोलती बंद हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एनकाउंटर में आतंकियों की मौत पर आंसू बहाए थे। तमाम विपक्षी दलों ने एनकाउंटर को फर्जी बताया था। लेकिन कल 12 साल बाद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान और जुनैद को साकेत कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। अब विपक्षी दलों की बोलती बंद है। वोट बैंक के लिए आतंकियों पर राजनीति करने पर अब बीजेपी ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों पर करारा हमला बोला है। आपने सलमान खुर्शीद का वक्तव्य सुना होगा कि सोनिया गांधी को मालूम हुई इस हमले के बारे में और 2 लोग आतंकवादी मारे गए तो आंखों में आंसू उनके आए थे। उस समय पार्टी का मुख्य प्रवक्ता भी था स्वनाम धन दिग्विजय सिंह, तो आजमगढ़ चले गए और उनका एक पब्लिक स्टेटमेंट था कि गोली तो यहां पर लगी है सर के ऊपर, तो हमला कहां से करेंगे। मैंने पूरे इस घटना को एक प्रकार से जबरदस्त संदेह में डालने की कोशिश की गई। बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था। सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा था। ममता बनर्जी जी 2013 में शाहजादे को जो एक्यूज थे उनको आजीवन कारावास हुआ। आरिफ खान जुनैद को सजा हो गई। 15 को वो कितनी सजा होगी बताएंगे। ममता जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने पब्लिक स्टेटमेंट में दिखा रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। उनका अक्टूबर 18, 2008 का स्टेटमेंट एक्सप्रेस न्यूज सर्विस का रिकॉर्ड पर आप देख लें। आपको बता दें कि बाटला हाउस एनकाउंटर 19 सितंबर 2008 को हुआ था। दिल्ली में 13 सितंबर 2008 को सीरियल ब्लास्ट हुए थे। बाटला हाउस में आतंकियों के छिपने की खबर मिली थी। पुलिस ने बाटला हाउस में छापेमारी की थी। आतंकियों का एनकाउंटर किया गया था। एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे, 3 फरार हो गए थे। इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर शर्मा शहीद हो गए थे। इन पूरे अभियान से दिल्ली पुलिस के हौसले में कितनी कमजोरी हुई आतंकवाद से निपटने में, इसकी जांच होनी चाहिए। कोर्ट का जजमेंट है, मानना पड़ेगा ना। कोर्ट का जजमेंट कौन नहीं मानता बोलिए आप। और जो भी डिससेटिस्फाइड होगा उसको अपील करने का मौका है, वो भी कोर्ट का प्रोसेस है। तो कोर्ट का जजमेंट है। कोर्ट आतंकी आरिज को 15 मार्च को उसकी करतूतों की सजा सुनाएगा। आतंकी आरिज खान और जुनैद को दिल्ली पुलिस ने भारत नेपाल बॉर्डर से 2018 में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने माना कि दिल्ली में ब्लास्ट एकता अखंडता पर हमला था। आरिज खान 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों का मुख्य साजिश करता है। इन धमाकों में 165 लोग मारे गए थे और 535 लोग घायल हो गए थे। 2008 में आरिज खान पर 15 लाख रुपए का इनाम था। आजमगढ़ के रहने वाले आरिज खान और जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था। सवाल है, विपक्ष ने वोट बैंक के लिए आतंक पर राजनीति क्यों की? कांग्रेस सियासत के लिए
देश हित पर कब तक चोट पहुंचाएगी? सबसे बड़ा सवाल, आतंकियों पर आंसू बहाने वाले क्या आप देश से माफी मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, 13 साल बाद बाटला पर बैकफुट पर है कांग्रेस। सवाल आज महाभारत में यह कि आतंकियों पर आंसू बहाने वाले कब माफी मांगेंगे? सवाल आज ये कि वोट के लिए आतंक का साथ, देशहित पर चोट क्यों? और सवाल महाभारत में यह कि बाटला हाउस एनकाउंटर पर विपक्ष की बोलती बंद। सवाल यह भी कि बाटला एनकाउंटर बनेगा बंगाल चुनाव का मुद्दा। मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय आपसे कराऊं उससे पहले बता दूं कि रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर आप अपनी राय दे सकते हैं और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रो ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आ रहे हैं एक सवाल। और हमारा आज का सवाल है, बाटला एनकाउंटर केस में आतंकी के दोषी साबित होने के बाद क्या एनकाउंटर पर सियासत करने वालों को माफी मांगनी चाहिए? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रो ऐप पर शेयर करें और कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव जेटली हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस के फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी। हमारे साथ जुड़ रही हैं वकील और एक्टिविस्ट सुबुही खान। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा जुड़ रहे हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजनीतिक विश्लेषक विनोद सिंह हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ठाकुर अभिषेक सोंग हमारे साथ हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बादल देवनाथ हैं और साथ ही इस्लामिक स्कॉलर और कांग्रेस की राय रखते हैं हाजिक खान साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत विनोद सिंह जी आपसे इसलिए कर रही हूं और मैं चाहूंगी कि इस पर राजीव जेटली जी आए साथ में। बाटला पर रोने वाले क्या माफी मांगेंगे विनोद जी? अदालत के फैसले के बाद क्या अब भी कुछ लोग आंसू अपनी आंखों में लेकर बैठे हैं? जी सुचारिता जी, 2008 के राजनीतिक बयान पर अगर आप कहती हैं माफी मांगी जाए या नहीं मांगी जाए, अभी कल प्रधानमंत्री जी के मंच से उन्होंने कोबरा को ज्वाइन कराई पार्टी, तो कोबरा को ज्वाइन कराने वाले लोगों से, घातक शमशान पहुंचाने वाले लोगों से माफी मांगी जाए। पुलवामा जैसी घटना हो गई, उसकी नैतिक संवैधानिक जिम्मेदारी अभी तक स्वीकार नहीं हुई, उसका जवाब लिया जाए। कि गलवान का संघर्ष हो उस पर जवाब लिया जाए। पहले इनसे तो जवाब लीजिए राजीव जी से। सवाल विभ्रमित करने का नहीं है, सवाल हर मुद्दे को, गंभीर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का है। 12 साल कोर्ट की। एक मिनट, मैं एक चीज याद दिला दूं क्योंकि बहुत से लोग हैं 2008 का बाटला एनकाउंटर जिन्हें शायद याद ना रहा हो, वैसे मुझे नहीं लगता, लेकिन बहुत से लोग हैं। एक पीढ़ी अब किस तरह से आगे आ गई इतने सालों में, 13 साल पहले की ये बात है। किस तरह से सलमान खुर्शीद ने भरी सभा में कहा था, आजमगढ़ की सभा में कहा था कि तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे, उनकी आंखों में आंसू छलक उठे थे। शहीद मोहनचंद शर्मा की तस्वीरें देखकर वो आंसू नहीं छलके थे। शहीद इंस्पेक्टर की तस्वीरें देखकर आंसू किसी को नहीं आए, लेकिन वो तस्वीरें आतंकियों की तस्वीरें देखकर आंख में आंसू आ गए थे। सैनिक पर, हर और आज आप मुझे सैनिकों की शहादत याद दिला रहे हैं। हमारा कामगार देश की पूंजी है और हमेशा उसकी शहादत जाया नहीं जाएगी, ये प्रमाणित हो चुका है। ये कांग्रेस की लीडरशिप ने प्रमाणित किया है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए जब सार्वजनिक और राजनीतिक मंचों का दुरुपयोग करते हैं और कोबरा मतलब आतंकियों का समर्थन ठीक था, आतंकियों का समर्थन ठीक है। आप यहाँ बैठकर ये कहना चाह रहे हैं मुझे 13 साल बाद भी बाटला हाउस की कहानी फिर सामने आई, लेकिन आपको अफसोस नहीं है उसके लिए? आपको अफसोस नहीं है उसके लिए? 13 साल बाद भी आपको लगता है कि आपकी नेत्री ने जो करा वो सही था? जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं है? आपकी नेत्री ने जो 13 साल पहले किया वो सही था विनोद जी? मुझे बस सर हाँ ना बोलिए, उसके बाद पुलवामा पर आप चले जाइएगा और राजीव जेटली जी बैठे हैं यहाँ पर। लगातार जो हमारी फोर्सेस, सर मैंने कहा आतंकियों का समर्थन आज भी करेंगे। बातों को घुमाइए मत, पुलवामा पर सवाल करना करिए राजीव जेटली से, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ आतंकियों का समर्थन करने के लिए आज भी बैठे हैं आप? अपनी नीतियों में पूरी तरीके से विफल होने के बाद अरे सर इस प्रकार की आधारहीन बात कर रहे हैं। आधारहीन है ये बात, ये आधारहीन बात है, ये आधारहीन बात है। राजीव जेटली जी, आतंकियों का समर्थन करो, साथ दो और उसके बाद आधारहीन बात बता दो उसे, क्योंकि 13 साल हो गए, किसे याद है? भूल गए सब। 13 साल पहले अगर हमने आतंकियों के लिए आंसू बहा लिए तो क्या हो गया? सुचरिता, आपने उस जजमेंट को देखा है जो जज साहब ने आज किया है? जजमेंट में एक बात बोली गई है, ये बोली गई है कि अब शहीद मोहनचंद शर्मा के परिवार को राजस्थान से पैसा लेके कैसे मुआवजा दिया जाए। अरे वो उस आतंकवादी से क्यों मुआवजा लिया जाए?
आज मुआवजा अब सोनिया गांधी को भी देना पड़ेगा, ममता बनर्जी को भी देना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंच पे खड़ा होकर कहा था, अगर ये जो एनकाउंटर है ये सही निकला तो मैं राजनीति से संन्यास। राजीव जी, आप भी कोई जवाब देंगे किसी का कि नहीं? सलमान खुर्शीद ने जिस तरीके से व्याख्या किया, विनोद जी बोलने दीजिए। कितनी रो गड्ढे पड़ गए थे, रो के बिलक बेचारी कितनी तकलीफ में थी वो। आज हमें वो देखना है कि जब शहीद मोहन शर्मा की बीवी, उनकी जो धर्मपत्नी है, इनके आंसू देख कर किस तरीके से सोच रही होंगी, क्या मेरे पति के साथ, मेरी शादी के साथ ये राजनीतिक महंगाई के चौथर पे मार पर क्या हालत हुई होगी अपने गलत नीतियों के वार पर कोई जवाब देंगे कि नहीं? बताते ही, और जो दीदी अपना पैसा अपनी होर्डिंग में लगा रही है, आपने अगर उसका आप ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं, राजीव जेटली। मैं बादल देवनाथ के पास जाऊंगी इसके बाद। वाले लोगों का मिट जाएगा। हाँ, मैं बादल देवनाथ के पास जाऊंगी इसके बाद, क्योंकि वो जवाब देंगे। और वेदभूषण जी यहाँ पर हैं, क्योंकि वेदभूषण तो दिल्ली पुलिस में अफसर रहे हैं और वो जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की कर्मठता पर उन्होंने इस एनकाउंटर, जब यहाँ पर आतंकियों के पहुंचने की खबर मिली, वहां दिल्ली पुलिस पहुंची, उसे फेक एनकाउंटर जब कहा गया तो एक दिल्ली पुलिस के अफसर को कैसा लगता है, वेदभूषण जी बताएंगे। लेकिन पहले मैं आपसे एक बार फिर पूछ रही हूँ विनोद जी, आतंकियों का साथ आपने दिया, उसके लिए आपको कोई मलाल नहीं है? कोई मलाल नहीं? देखिए, आतंक नहीं, मुझे कहानी नहीं चाहिए सर के खिलाफ। सर, आई डोंट वांट अ स्टोरी हियर। मैंने आपसे पूछा, आतंकियों का साथ देने के लिए कोई मलाल है, दुख है, किया है, माफी है, बलिदान देने का काम किया है? ये बीजेपी के झूठे और जुमलेबाज लोग। सर, अदालत क्या बीजेपी की है? अदालत बीजेपी की है सर? ये भारतीय जनता सर, अदालत बीजेपी की है क्या? अदालत ने कहा है दिस इज एन ओपन एंड शट केस। फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। विनोद जी, मुझे कहानी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि आपको कोई अफसोस है कि आतंकियों को आप सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे? सर, इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। नहीं है तो बोल दीजिए, नहीं मलाले देंगे, साथ आतंकियों का कर लो जो करना है। ये कह सकते हैं कि जब देश पर किसी भी प्रकार का सर, ये राजनीतिक भाषण होते हैं। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी, सर, आई एम सॉरी बट दीज आर पॉलिटिकल, ये आपके ना ये राजनीतिक भाषण है सर। मैंने आपसे पूछा, आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि आपको अभी भी लगता है कि आतंकियों का साथ देकर आपको वोट मिलेंगे। शंकर प्रसाद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर, आप भारत में ऐसा कोई नहीं है जो आतंकियों का साथ देने के लिए आपको वोट दे। बादल देवनाथ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए। नहीं सर, आप साथ देते रहिए सर साथ देते रहिए, फिर ऐसे ही दुर्गति होती रहेगी आपकी जैसे हो रही है। बताइए, बाकी राज्यों में भी जो दुर्गति हो रही है वो ऐसे ही होती रहेगी सर। आतंकियों का साथ देने पर यही हाल होता है। बादल देवनाथ जी, आपकी नेत्री ने भी समर्थन किया था। कामगारों की बात करना, एक मिनट, बादल जी के पास जा रही हूं मैं पहले। क्या देश को बादल जी बोलिए। देखिए, मैं सोचता मैडम, दीदी ने समर्थन किया था उस टाइम पर, सिर्फ अलग बात है। और खुद मैं आपको कह रहा हूं, मुझे जब आप पूछिएगा व्यक्ति बादल देवनाथ को, मैं कभी किसी दिन 20 साल में पॉलिटिक्स में कोई आतंकवादी को, कोई आतंकी घटना को मैंने समर्थन नहीं किया, व्यक्तिगत मैं बादल देवनाथ। और मैं कहता हूं, कश्मीर के बारे में हो, देश के अंदर हो, कोई बम विस्फोट हो, और पाकिस्तान आक्रमण किया, चाइना आक्रमण किया, बांग्लादेश से कोई बाहर आ गया, गोपाचार हुआ, मैं कभी किसी दिन नहीं, एक सामाजिकता हर राज्य में घूमता, बाहर करना जाता हूं, जहां पर बुला जाता है, जिस राज्य में से बुला जाता है, लेकिन कभी किसी दिन मैं देश के खिलाफ मैं नहीं था, और आज भी मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं रहूंगा। दीदी ने उस टाइम पर कुछ घटना हुआ था, कुछ अलग से कुछ वातावरण तैयार हुआ था, हाँ। उस टाइम में दीदी ने समर्थन किया था, वो बात अलग है। लेकिन पूरे देश को मैं ये कहना चाहता हूँ, अब मैं कभी सोचता नहीं हूँ मैं नेता हूँ मैडम, मैं सोचता हूँ मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर हूँ, सेवा करना मेरा काम है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवेश के लिए, व्यक्ति के लिए, हर लाखों करोड़ों लोगों के लिए समाज सेवा करना मेरा काम है। मैं बादल देवनाथ जी, आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस नहीं पूछ रही हूँ मैं, बादल जी, यहाँ पर आपसे मैं व्यक्तिगत एक्सपीरियंस थोड़ी पूछ रही हूँ आपका, आप कौन सी समाज सेवा कर रहे हैं सर। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उस बाटला हाउस एनकाउंटर की, जिस पर सवाल उठाए थे, जिस पर कहा गया ये फर्जी एनकाउंटर है, इसकी जांच हो। उस समय इतनी बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि वो सियासी फायदे की बातें थी। मैडम, जब ये घटना जब घटती है ना,
कुछ पॉलिटिकल लोग कुछ कहते हैं फर्जी हो ये हो मैं पूरा इसके बारे में मैं जानता हूँ मैडम। अरे सर, मैं इसलिए सर ये कैसे, नहीं बादल जी प्लीज, इसलिए तो मैं बादल जी मैं व्यक्तिगत रूप से, बादल जी ये सुपरफिशियल बातें मुझे नहीं चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती है तो सियासी दल बातें करते हैं? आप सियासी दल ऐसी बातें करते हैं? आतंकी वहां पर मारे गए थे, पुलिस इंस्पेक्टर MC शर्मा शहीद हो गए थे, उस पर बातें होंगी, उस पर बयानबाजी होगी। व्हाट आर यू टॉकिंग सर? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं वेद भूषण जी को लाना चाहती हूँ चर्चा में। एक मिनट वेद भूषण जी, उसके बाद मैं सुमुई पे जाऊंगी। वेद भूषण जी, आप तो दिल्ली पुलिस के अफसर रहे हैं, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए गए थे कि इट इज अ फेक एनकाउंटर, ये कहा गया था। उन लोगों से आज आप सवाल नहीं करना चाहते? सुचरिता शहीद मोहनचंद शर्मा और हम दोनों ने इकट्ठे काम किया हुआ है। वो शेर इंसान था, बहुत बढ़िया है, बेहतरीन ऑफिसर थे जिनको हमने खो दिया है। आज हमारे लिए एक संतुष्टि का दिन है। उसके अलावा आरी जो खान है वो ना केवल मोहनचंद शर्मा की मौत का जिम्मेदार है, 30 मौतों का जिम्मेदार है। दिल्ली के अंदर सीरियल ब्लास्ट केस में 30 इंसान मारे गए थे, गाजर मूली नहीं कटी गई थी। जो मोहनचंद शर्मा की पत्नी से पूछिए उनके दिल में आज क्या संतुष्टि होगी, उनके पति के बारे में किस तरह की बातें की गई टेलीविजन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। उनको फेक एनकाउंटर करा दिया गया, उनके खिलाफ 50 तरह की बातें की गई। ये लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, तमाम जगह इनको टर्न डाउन हो गया। और आज एक कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने जजमेंट दिया है, इस कोर्ट को फांसी देने का अधिकार है। ये दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद और पुख्ता सबूत दिल्ली पुलिस ने पेश किए, जिसके बाद आज ये कन्विक्शन हुआ है। फिर वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब इस जजमेंट के ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं और उठाएंगे। उनको मेरी हिदायत है कि यदि आपको बहुत ज्यादा दर्द है, इससे ऊपर की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। टीवी चैनल, सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखकर उससे कुछ मतलब नहीं मिलने वाला। वेदभूषण जी, सेशन कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया है। वेदभूषण जी, आप ये कह रहे हैं कि आपको इस बात का भरोसा था कि उस समय भी सवाल उठाए गए और इस समय भी सवाल उठाए जाएंगे, यानी कि इस तरह आज कोर्ट का जजमेंट है सर, एंड कोर्ट ने कहा है कि इट इज एन ओपन एंड शट केस। 100 से ज्यादा गवाही हुई है हाजिर खान साहब, 100 से ज्यादा गवाही मेडिकल एविडेंस के आधार पर, टेक्निकल एविडेंस के आधार पर कोरॉबोरेट करके कहा गया है। 105 पेज का एविडेंस है जी सुचरिता, 105 पेज का जजमेंट आया है। तमाम तरह के साइंटिफिक एविडेंस दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल सेल ने कलेक्ट किए हैं। दोनों पक्षों की सुनवाई हुई है, सालों तक सुनवाई हुई है, एक दिन सुनवाई नहीं हुई। 13 साल बाद इसका वो फैसला आया है, फेक एनकाउंटर। और इस 13 साल में तमाम पार्टियों ने ये अपील की, ये भाग गए थे श्रीमान जी, आप तैयारी करके आइए, भाग गए थे। ये 2018 में नेपाल से अरेस्ट हुए, एक इंक्वायरी होना चाहिए। एक जाबाज सिपाही 2018 में अरेस्ट मारा गया मोहनचंद शर्मा, और उस पर मोहनचंद शर्मा के इस मैटर पर क्यों नहीं इंक्वायरी होना चाहिए थी। लेकिन आज कोर्ट ने फैसला किया है, एक मिनट कोई भी आतंकवादी हो, हाजिर खान साहब, एक सेकंड, वेदभूषण जी, एक मिनट। हाजिर खान साहब, ये इंक्वायरी MC शर्मा की मौत पर हो रही थी या इसलिए हो रही थी, मुझे ये बताइए, क्योंकि इस एनकाउंटर को फेक कहा गया। इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे, किसने उठाए थे मैं बताऊं आपको? दिग्विजय सिंह कह रहे थे यहाँ चोट लगी, यहाँ गोली लगी, एनकाउंटर में ये नहीं हो सकता। ये कहा था ना दिग्विजय सिंह ने, कहा था कि नहीं कहा था? किस पार्टी के नेता है वो? आप गलत दर्शा रही हैं। ये कहा, मैं क्या गलत दर्शा रही हूँ? क्या गलत दर्शा रही हूँ मैं? कांग्रेस की सरकार थी सर, मैं क्या गलत दर्शा रही हूँ? कांग्रेस की सरकार थी सर, ये दिग्विजय सिंह ने कहा था कि नहीं कहा था? एनकाउंटर जब हुआ, सर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि नहीं कहा था? बाद में आऊंगा। एनकाउंटर जब हुआ, सर ये बयान था कि नहीं था? 2008 में मैं गलत बता रही हूँ तो आप सच बता दीजिए, आप सही बता दीजिए। और सरकार, दिल्ली सरकार में भी थी। बात यह है कि उस एनकाउंटर पर लोगों को शक हुआ, पार्टियों को शक हुआ, ये बात पार्टियों को शक हुआ, क्यों शक हुआ? लेकिन आतंकवादी कोई भी हो सर, पार्टियों को शक हुआ मतलब क्या? कोई भी हो, पार्टियों को शक हुआ मतलब क्या? पुलिस पर शक हुआ, शर्मा का कोई एनकाउंटर पुलिस ने किया वाला हो, या और जो सरकार में बैठे हैं, हाजिर खान सवालों का जवाब दीजिए ना, बचिए मत उनसे। कातिल कोई भी हो, वो गुनाहगार है, उसको सजा मिलना चाहिए। हाजिर खान साहब, मेरा कहने का सवालों को मकसद डक मत कीजिए। जब सरकारों के ऊपर इस एनकाउंटर पर एक आदमी एतराज कर रहा है तो इंक्वायरी होना चाहिए थी, जो ना तो कांग्रेस ने होने दी, ना भारतीय जनता पार्टी ने दी। तो आपने मुझसे ये क्यों कहा कि आप गलत जानकारी? एक मिनट, गलत जानकारी क्या दे रही थी?
हाजिक खान साहब एक सेकंड सुन लीजिए, दिग्विजय सिंह का ये बयान मैं है, ये कह रहा हूं, आपने कहा कि आपने सुना नहीं है, तो वो मेरी गलती नहीं है कि उन्होंने कहा कि जहां गोली लगी वहां नहीं लग सकती एनकाउंटर में। दिग्विजय सिंह के उसमें कांग्रेस में थे और सलमान खुर्शीद कांग्रेस में मिनिस्टर थे जब ये एनकाउंटर हुआ है 2008 में। हाजिक खान साहब भी सरकार कांग्रेस की थी और केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की। नहीं, तो मुझे ये बताइए एनकाउंटर को फर्जी कह के उस पर आंसू बहाकर आपने सवाल किस पर उठाए? लेकिन आपने सवाल किस पर उठाए सर? कातिल बनकर जिंदा रहना, कत्ल करने वाला हारिस खान हो, मैं हूं या हुक्मरान वक्त हो, कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा, ये ध्यान रखना कि कातिल भी कत्ल कर दे। सर मैं बहुत खुश होती अगर आप ये शायरी इस बात पर कहते कि जो सियासत हुई वो हमें नहीं चाहिए, उस पर एक शेर अर्ज कर देते तो ज्यादा अच्छा लगता। सर मैंने आपसे ये पूछा आंसू बहाने का मतलब क्या है? नहीं देती, जहां भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है। मैं कहता रहा हूं सियासत नफरतों के जख्म भरने ही नहीं देती, जहां भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है। मेरी बात सुनिए, सुबुई खान को हम ये कह रहे हैं। एक मिनट, सुबुई जी जिस वक्त बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, मैं बार बार ये कहती हूं कि बहुत से लोग शायद बहुत से तथ्य भूल भी गए होंगे, 13 साल हो गए उस बात को, लेकिन आज भी जब हम उस पूरे वाक्य उस एनकाउंटर को याद करते हैं तो कुछ चीजें जहन में रह जाती हैं। सोनिया गांधी ने आंसू बहा दिए थे तस्वीरों को देखकर, लेकिन शहीद इंस्पेक्टर पर कुछ नहीं बोली थी। वो तस्वीरें देख के आंसू नहीं आते। ये आतंकियों का समर्थन नहीं तो क्या है? सुबुई खान जी, सुचरिता, सबसे पहले तो मैं शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सालों तक उनके परिवार को भी जो झेलना पड़ा वो आप या मैं या इस पैनल पे बैठा हुआ कोई भी इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई अपनी जान गंवाए और फिर उन्हीं के ऊपर सवाल खड़ा करा जाए और विधर्मी लोग उन्हीं के परिवार को कटघरे में खड़ा कर दें, तो उस परिवार पे क्या दिल पे बीतती होगी। ये पूरे देश को मुझे लगता है आज उनसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं, ये तो हम भी उसका निंदा करते हैं मोहन चंद शर्मा का, लेकिन उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, ये कहना चाहते थे हम। उसमें क्यों प्रॉब्लम हुई? हाजिक खान साहब उन्हें बोलने दीजिए, अब वो बोल रहे, फिर आप बोलिए। आतंकियों के लिए आंसू बहा रहे हैं, आप ये नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं फर्जी एनकाउंटर हो गया, आप ये नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं मुसलमानों के साथ बुरा हो जाता है। 2008 में ये सीरियल ब्लास्ट हुए जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान गई। 2021 में हमें पता चल रहा है कि नहीं, वो आतंकी हमला हुआ था, वो फर्जी एनकाउंटर नहीं था। तो इन 13 सालों में जितने मुस्लिम माइंड्स को आपने ब्रेन वॉश किया, इन 13 सालों में आपने जितने मुसलमान बच्चों को अलगाववादी बनाया, उनके दिमाग में ये बीज डाले कि नहीं, भारत में मुसलमान के साथ गलत हो रहा है, और वो जख्म पे मरहम लगाने के लिए किन किन गलत हाथों में पड़े होंगे, किन किन कट्टरवादी संस्थाओं के हाथों में पड़े होंगे, जितने मुसलमान बच्चे आतंकवादी बने होंगे इन 13 सालों में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उसकी जिम्मेदारी सोनिया गांधी लेंगी या सलमान खुर्शीद? हिंदुस्तान में मुसलमान न आतंकवादी था, न है, न होगा। ये जो गुनाहगार हैं उनको सजा मिला। मुसलमानों को क्यों सजा? एक किसी समाज में कोई आदमी एक खराब हो सकता है, पूरा समाज नहीं खराब हो सकता। आप क्यों इस तरह की बात करती है? हाजिक खान साहब उन्हें बोलने दीजिए। हाजिक खान साहब, वो सारे मुसलमानों को आतंकवादी बना दे रहे हैं। हाजिक खान साहब उनको बोलने दीजिए, वरना मैं आपको स्क्रीन से हटा रही हूं। वो नहीं बोल रही थी जब आप बोल रहे। हाजिक खान को हटाइए स्क्रीन से। नहीं, ऐसे मैं ऐसे नहीं करती हूँ। आप जब बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। बोलिए सुबुई जी। सुचरिता, आज हम मुसलमानों के लिए भी एक मनन करने का दिन है कि ये भारत, इसमें राष्ट्रपति भी मुसलमान रहे हैं, इसमें गृह मंत्री भी मुसलमान रहे हैं, इसमें क्रिकेट टीम के कैप्टन मुसलमान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुसलमान रहे हैं। ये सब भारत विरोधी मानसिकता है जो हमारे दिमाग में, मुस्लिम बच्चे के दिमाग में ये सीड डालने की कोशिश करती है कि नहीं मुसलमान के साथ भारत में बुरा हो रहा है, आपको जाग जाना चाहिए। ये कोई हिंदू मुस्लिम बात नहीं है। 6 एंटी नेशनल फोर्सेस एक्टिवली भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, जिनका मैं बार बार नाम लेती हूँ सुचरिता। उसमें एक एंटी नेशनल फोर्स है विधर्मी राजनीतिक पार्टियां, जो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, अपनी सत्ता के लालच में किसी भी भारत विरोधी मानसिकता के साथ गठबंधन कर लेती है। बिल्कुल वो मानसिकता है जो अपनी सत्ता के लिए देश को तोड़ भी सकती है। ये वो मानसिकता है जो माँ, माटी और मानुष के नारी के अंदर पूरे इस्लामिक स्टेट का एजेंडा चला सकते हैं और मुसलमानों के कंधों पे बंदूक रख के, मुसलमानों के नेता बन के मुसलमानों को ही बदनाम करते हैं। आज मुसलमान
को भी ये देश सोचना जब उन्नति चाहिए करेगा, कि अगर आज सुजाता वो जी, हाशिए नहीं पर हाजिर है, खान साहब ऐसे नहीं है। ठाकुर अभिषेक सोम के पास जा रही हूँ मैं, वो बोले नहीं है अब तक। गुलशन है एक मिनट, ठाकुर अभिषेक सोम विशाल मिश्रा जी के पास जाऊंगी उसके बाद। मैं हाँ। आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोली थी। आपकी चिल्लाहट इस बात का सबूत है कि आपके पास तर्कों पे कोई देखिए जवाब सुबोई नहीं है। खान आप जी, मुसलमान मैं आपको ये हमें बता देना रखना चाहता हूँ कि जो आप हिंदू मुसलमान की बात कर रही हैं, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है। दूसरी बात, अगर भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल इसी का हम लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पंथ के नाम पे पूरे समाज के अंदर जो जहर घोल रही है उसका विरोध होना चाहिए। हिंदू मुसलमान कोई एक शब्द ही नहीं है। हिंदू मानवता सबसे बड़ा धर्म है। ऐसी संस्थाओं, एक सेकंड अभिषेक जी, राजनीतिक संगठनों को, समाज को, अभिषेक जी एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। समाज के अंदर जहर घोल रहे हैं कोई। अभिषेक जी मेरा सवाल सुनिए, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके नेता तो आजमगढ़ जाकर वहां बयान दे रहे थे कि इसकी इंक्वायरी हो, तथ्य छुपाए गए हैं, सच छुपाया गया है। कौन सा सच छुपाया गया था जो उन्हें पहले पता था? मैं आजम खान साहब की बात कर रही हूं मैं आपको बता दे, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आम है फर्जी एनकाउंटर। विवेक तिवारी की हत्या हुई और आप देख लीजिए। सर बड़े गर्व से कह रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में आम है फेक एनकाउंटर। आपकी सरकार में फेक एनकाउंटर ही होते थे क्या? बिल्कुल। आपकी सरकार में 5 साल फेक एनकाउंटर ही हुए हैं क्या? नहीं, हमारी सरकार में कोई फर्जी एनकाउंटर। बड़े गर्व से आप बता रहे हैं तो आम है उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर। 5 साल चलाई आपने सरकार। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सैकड़ों केस। सर 2008 में पता था उन्हें। एक मिनट मीडिया पर्दा डाले हुए हैं भाई। ठाकुर अभिषेक सोम, सरकारें किसकी रही? कोई सुनने के लिए सरकारें किसकी रही थी जब आजम खान ने बयान दिया था? अब आप अभी मौजूदा सरकार पर सवाल उठाएंगे, वो तो अभी आई ना, वहां तो सरकार भी नहीं रही, आपकी थी। फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, फर्जी एनकाउंटर है, उनके सैकड़ों केस इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो आजम खान को तब पता था जब उन्होंने बयान दिया? और रही बात 2010 में उन्हें पता था। हुए इस केस में भी हम लोगों को संदेह था कि हो सकता है कुछ गलत हुआ हो। सर आपने अभी कहा बड़ा आम है। ठाकुर अभिषेक सोम मेरा सवाल सुनिए। अभिषेक सोम जी, आपने कहा कि बड़ा आम है फर्जी एनकाउंटर, यानी आजम खान को पता था फर्जी एनकाउंटर तो आम होते हैं। 2010 में अगर उन्हें पता था तो सर सरकारें किसकी थी सोच लीजिए आप। निष्पक्ष जांच हो गई है, बहुत अच्छी बात है, दोषियों को सजा मिले। सर बयान आप लोग दे देते हैं, आप समझते नहीं है किस कॉन्टेक्स्ट में, किस समय का बयान है। अभी की बातें कर रहे हैं आप। आपके नेता ने 2010 में बयान दिया। विशाल मिश्रा जी एक मिनट। सर किसी भी एनकाउंटर पर सवाल उठाना, विशाल मिश्रा जी फेक एनकाउंटर बताना, उस पर सवाल उठाना, ये पुलिस फोर्स, सर पूरी पुलिस फोर्स पर सवाल उठाना था। एक कार्रवाई कर रही थी पुलिस एक आतंकी हमले के बाद जिसने दिल्ली को दहलाया था। विशाल मिश्रा जी, सुचारिता जी, ये विशाल मिश्रा से मैं पूछ रही हूँ सवाल। ये अपने स्वार्थ में, सुचारिता जी, विशाल जी आप बोलिए। राजनीतिक पार्टी जो जिनका नाम नहीं लिया जा रहा उनको ऑडियो कम बंद कर दीजिए, शायद उनको समझ नहीं आ रहा उनका नाम नहीं लिया गया है। हेलो बोलिए विशाल जी। आवाज आ रही मेरी? बोलिए आप। हेलो बोलिए विशाल जी। हेलो विशाल जी आपको मेरी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं आप सर। हेलो हेलो। चलिए मैं अभी राजीव जेटली जी के पास जाती हूँ। विशाल जी का ऑडियो ठीक होगा तो मैं विशाल मिश्रा जी के पास जाऊंगी। राजीव जी ये जो बयान सारे आ रहे हैं, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि अभी भी आंसू बहाए जाएंगे? आतंकियों पर रोना, उनको बचाना, सर मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कोई भी समुदाय किसी उस नेता के साथ नहीं खड़ा है जो आतंकियों के साथ हमदर्दी करेगा या दिखाएगा या फिर आंसू बहाएगा। सुचरिता, बयानबाजी तो बहुत छोटी सी बात है। आपको याद होगा चिदम्बरम साहब के खिलाफ सेक्रेटरी बाहर निकले थे, उन्हीं के गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी ने कहा था कि इशरत जहां के ऊपर मुझ पर दबाव बनाया गया कि फाइल की नोटिस बदल दी जाए, उसे आतंकवादी ना बताया जाए, और ऊपर से सोनिया गांधी अपने आंसू बहा रही हैं। क्या ये इस पार्टी की नीति नहीं थी कि किसी धर्म विशेष को खुश करने के लिए आतंकवादियों का समर्थन करना, आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं? आपने अपने देश के एक शहीद की शहादत के ऊपर उंगली उठाई। उनकी धर्मपत्नी कितने लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी कि मुझे कब न्याय मिलेगा, और आज देखिए एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ सोनिया गांधी, दोनों ही बाहर नहीं निकल रहे माफी मांगने के लिए। और मैं तो बार बार इसी बात रखूंगा कि दीदी जितना पैसा आपने होर्डिंग के ऊपर खर्च कर रही है, मात्र 10% उस शहीद परिवार को दे माफी मांगने के लिए। जो मुआवजा
आरिज खान से मांगा गया, वो दीदी को देना चाहिए, सोनिया गांधी को देना चाहिए। क्यों नहीं निकलते बाहर? आप क्यों तुमने उंगली उठाई थी? और आपने तो कहा था मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर ये एनकाउंटर निकला। अब तो न्यायालय का डिसीजन आया है, न्यायालय ने इस बात पर रखा है। और सबूत कितनी बार इस ग्राउंड में, मेडिकल ग्राउंड, सभी सबूत इकट्ठे करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। बिल्कुल कैसे देश में रखी रहे हैं ऐसी राजनीतिक पार्टियां। अब देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आपको आतंकवादियों को साथ देना पड़ता है? क्या आप पूरे देश के मुसलमान को आतंकवादी बनाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि जब आप आतंकवादियों को समर्थन देंगे तो मुसलमान खुश होंगे इस बात से? कैसी सोच हो गई इन लोगों की? और अभी आप थोड़ी देर पहले साहब कह रहे थे अरे मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। तो ये राजनीतिक पार्टी इस तरीके की मैं एक बार विशाल मिश्रा जी के पास जाऊंगी। विशाल मिश्रा जी, विशाल मिश्रा जी, ये कहा जा रहा है कि मुद्दा इसलिए उठा रही है बीजेपी क्योंकि अब 5 राज्यों में चुनाव है। विशाल जी देखिए सुचारता जी, ये सभी पार्टियों की एक ही मंशा होती है कि किसी न किसी तरीके से राजनीतिक स्वार्थ के तहत एनकाउंटर हो, कोई घटना हो, आतंकवादी घटना हो, तो बस ये देखना है कि हमारा वोट बैंक प्रभावित ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव है इसलिए। अरे आप जरा देखिए तो कि कांग्रेस आसाम में किसके साथ गठबंधन कर रही है, जो है कर चुकी है। AIUDF कौन है उनके नेता? बदरुद्दीन अजमल, जिनके खिलाफ NIA की जांच चल रही है टेरर फंडिंग के नाते। आप जरा कांग्रेस पे देखिए, केरल में कांग्रेस ने किसके साथ सरकार बना रखी है? मुस्लिम लीग के साथ और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि जमाते इस्लाम का फ्रंट है। और यहां बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ और ISF बना रहे। आप बताइए ये क्या है? और उसके बाद कहते हैं कि हम सबसे बड़े सेकुलर हैं। क्या है सुचारिता जी कि अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इनको हर वो घटना राजनीतिक चश्मे से दिखाई देती है जिससे इनका वोट बैंक प्रभावित होता हो। और भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करना इनके लिए आसान इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं करती, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, समरसता की बात करती है, समाज के निचले पायदान तक कोई व्यक्ति छूट ना जाए, समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास करती है। और ये आप बाकियों को देखिए पिछले 60-65 सालों में किया क्या है? तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण। क्योंकि तुष्टीकरण कर, और लेकिन तुष्टीकरण तो किया लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मैं एक बार वेदभूषण जी के पास जा रही हूँ। वेदभूषण जी के पास जा रही हूँ। आज ये समय आ चुका है जी कि हमको ये सोचना चाहिए लोगों को कि आखिर ये चल क्या रहा था। मैं वेदभूषण जी के पास एक बार जा रही हूँ। वेदभूषण जी, आज कानून मंत्री ने कहा कि जिस तरह की बयानबाजी हुई थी वो पुलिस के मनोबल को तोड़ने का काम कर रही थी, पुलिस के मनोबल को तोड़ने का काम, क्योंकि वो एनकाउंटर जिसे लेकर वहां पुलिसकर्मी पहुंचे, आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी और वहां पर MC शर्मा शहीद हुए थे, उसे लेकर सवाल उठाए गए। आज यहां पैनल पर बैठे बहुत से लोग कह रहे हैं अगर शंका थी तो जांच हो जानी चाहिए थी, उससे बड़ी बात हमने क्या कही? क्या ये इतना छोटा था जिस तरह बनाया जा रहा? अब शायद वो अपनी जानकारी दुरुस्त, सुचरिता उनकी जानकारी अपडेट नहीं है, उनको तैयारी करके आना चाहिए, इस केस के बारे में पढ़ना चाहिए। इस केस में 2 उग्रवादी क्रॉस फायर में मौके पर मारे गए थे, तीसरा पकड़ा गया था जिसको दिल्ली की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना रखी है पहले ही। ये चौथा उग्रवादी था जो नेपाल भाग गया था। इनकी तैयारी दुरुस्त नहीं है, तैयारी करके आया करें, समझ के आया करें कि उनको क्या बोलना है। ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर उंगली उठाने के बराबर है, या तो पूरी तैयारी करके आए। अब इसमें जो सबूत आए हैं वो बिल्कुल क्वांटम ऑफ पनिशमेंट 15 तारीख को डिसाइड होगा। जो एक उग्रवादी जिसको उम्र कैद की सजा है, क्या आरिज इलियास जुनैद, क्या वो स्कॉट फ्री हो जाएगा? क्या एक दिन में छूट जाएगा? हमारी डिमांड है कि उसको फांसी की सजा दी जाए। ना केवल वो मोहन चंद की मौत का जिम्मेदार है, दिल्ली के सीरियल ब्लास्ट जिसमें 30 इंसानों की जान गई है, उनका जिम्मेदार है। और हमें अपने न्याय प्रक्रिया पर पूरा उम्मीद है, आशा है कि उनको फांसी की सजा दी जाएगी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। पुलिस उनकी भी मदद। एक सेकंड न्याय। मैं विनोद जी के पास जाऊँ, हाजिर खान जी के पास जा रही हूँ। पहले हाजिर खान जी, फिर विनोद जी। एनकाउंटर करने वाला कोई भी हो उसको सजा मिलना चाहिए। हमारा कहना ये है सजा तो कि एक एनकाउंटर हुआ था दिल्ली में, सजा तो कोर्ट ने दिया, हम पर उस पर एतराज नहीं कर रहे।
नहीं तो सर आपके एतराज की बात नहीं है। मैंने ये कहा कि पुलिस किसी जानकारी के आधार पर एक जगह पहुंची जहां एनकाउंटर हुआ, उसके बाद सियासी पार्टियों ने सवाल उठाए, फर्जी एनकाउंटर, सोनिया गांधी की तो आंखों में आंसू आ गए थे। और ये बात कहां कही? सलमान खुर्शीद ने जाकर आजमगढ़ में कही, आजमगढ़ में जाकर कही। अब ये बातें सियासी फायदे के लिए नहीं की गई थी तो किस लिए की गई थी? क्यों आजमगढ़ में जाकर वो बता रहे थे कि सोनिया गांधी आंसू बहा रही थी तस्वीरें देखकर? देखिए मैडम, सलमान खुर्शीद और सोनिया जी की बात पर सोनिया जी और सलमान खुर्शीद जवाब देंगे। मैं वहां उस वक्त एनकाउंटर जब हुआ था उसके करीब ही रहता था, और मैंने जब जाके उस बिल्डिंग को देखा तो मुझे कहीं से नजर नहीं आया कि उसमें से कोई आदमी भाग सकता था। 4 आदमी कैसे भाग गए? उस बिल्डिंग के चारों तरफ कोई भी चीज नहीं थी, कोई मकान ऊंचा नहीं बना था। तो 4 मंजिल से नीचे कूदने वाला मर जाता। आप अभी भी कहना चाह रहे हैं कि वहां पर एक फर्जी एनकाउंटर हुआ, क्या ये कहना चाह रहे हैं? खुलकर बोलिए ना सर। आप जैसे ही लोगों ने सवाल उठाए सर, आपको भी दिखाया जाएगा कि चारों तरफ से लोग सवाल उठा दिए, कोर्ट को नजर नहीं आया। हम एनकाउंटर पर कुछ नहीं बोल रहे। वहां से जो 3 लोग भागे वो कैसे भागे, वो कैसे उड़ गए हवा में, वो कहां चले गए? बात इस पर विरोध था। सर आपके जैसे लोगों ने सवाल उठा दिए कि भाई एनकाउंटर है, कैसे भाग गए? सजा दिए। हमारा कोई पता है वो क्या कर रही है? न्यायालय के कोई इलाज नहीं हो सकता खान साहब, बात पर आपका इस देश में कोई इलाज नहीं है। आपको केवल शक और शक और शक है। आपके दिमाग में जो बहम बैठा हुआ है, इसका कोई इलाज नहीं है। आपके दिमाग में केवल एक बहम बैठा हुआ है, उसका हिंदुस्तान के अंदर कोई इलाज नहीं है। एनकाउंटर पर हमारा कोई एतराज न था, सर नहीं थे। जो भी एक मिनट हाजिक खान जी मैं एक चीज आपसे पूछ रही हूँ। हाजिक खान जी, तो आप तैयारी करके आया करिए, समझिए पहले। हाजिक खान जी, आप बार बार ये कह रहे सजा हो गई, सजा का ऐलान हो गया, कोर्ट का फैसला, उस पर हम सवाल नहीं उठा रहे। हाजिक खान, यही होता है कोर्ट पर सवाल उठाना, यही होता है फैसले पर सवाल उठाना। आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं मैं उस जगह पर गया हूँ, वहां से कैसे भाग गए, कैसे मुमकिन था? यही होता है सवाल उठाना। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या सर? वो चैलेंज करे। आप अभी भी सवाल उठा रहे हो और कह रहे हैं हम सवाल नहीं उठा रहे, कोर्ट ने अगर सजा सुना दी तो सजा दे दे। सर यही होता है सवाल उठाना कि 3-4 लोग उसमें से कहां से उड़ गए, उन पर एतराज था। ना ये बात जब था हमने करा था, जब भी विरोध किया था, आज भी करा। मुझे जरा बताइए, उस पर दिन भी मुझे जरा बताइए, जजमेंट भी आ चुका है खान साहब, अब तो अदालत का जजमेंट भी आ चुका है। जब जजमेंट आ गया उसको अदालत का मानना होगा, हर किसी को मानना होगा, मुझे भी मानना होगा, आपको भी मानना होगा, और देश के नागरिक को उस अदालत के फैसले को मानना होगा। अब उनको पड़ेगा, जो हारिस खान है उनके परिवार को हक है वो आगे अपील करे या ना करे। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे, मुझे ये बताइए, हाजिक खान यहाँ बैठकर कह रहे हैं हम तो सवाल नहीं उठा रहे हैं, और प्लीज हाजिक खान बीच में मत बोलिएगा, सवाल सुबुही खान से है। मैं सुबुही आपसे पूछ रही हूँ, सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन साथ साथ क्या वो सवाल उठाते आपको दिख नहीं रहे? कैसे भाग गए, कैसे हुआ था? यही किया था सियासी दलों ने उस समय भी, तभी ये पूरा एनकाउंटर की जांच हो रही है। इस पूरे एनकाउंटर पर आपने सवाल उठा दिए थे आतंकियों को बचाने की कोशिश में, और अब क्या हो रहा है? जी सुचरिता, देखिए ये कोई इग्नोरेंस में नहीं होता है, ये जानबूझकर होता है। आप चाहे सवाल उठाकर कीजिए या चाहे आप आंसू बहाकर कीजिए, आपका मेन मुद्दा है अपनी धर्म सत्ता और राज सत्ता चलाने के लिए मुसलमान के दिमाग में ये बीज डालना कि भारत में तुम्हारे साथ बुरा होता है। ये डिबेट जितने भी करोड़ों मुसलमान बच्चे सुन रहे होंगे वो लोग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गलत बयानी कर रही हैं आप। सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाजिक खान बोलने दीजिए उन्हें। डायलॉग है नहीं, आप झूठी बात बयान कर रही हैं, आप अपने पास से बना के बयान कर रही हैं बातें, कोई तथ्य नहीं है उसमें आपकी बात में। हाजिक खान की आवाज बंद करिए, सुबुही को लेटर है अब्दुल अजबर। सुबुही बोलिए, सुबुही बोलिए। सुचरिता, आज जो बटला हाउस एनकाउंटर हम लोगों को पता चला कि सही हुआ था, आज जो हमें पता चला कि इंस्पेक्टर महेश चंद्र शर्मा जी शहीद हुए थे, वो एक और बहुत अहम मैसेज हमारे समाज की आंखें खोलने के लिए जरूरी है कि आपने हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को राजनीतिक विधर्मी राजनीतिक दलों ने इतना डिफंक्ट बना दिया है, इतना हैंडीकैप बना दिया है कि अब ईमानदारी से काम करने को कर दिया जाता है। अगर वो आतंकवादियों, कोर्ट ने आज जो कहा, मैं सिर्फ उससे इस आज की महाभारत को एंड करना चाहती हूँ, आज के शो को सिर्फ मैं इस बात से ही एंड करना चाहती हूँ कि जो कहा कोर्ट ने, जो सारे सबूत मिले, जो साइंटिफिक एविडेंस मिले, जो फोरेंसिक एविडेंस मिले, जो 100 से ज्यादा गवाही हुई, उसके मुताबिक इट वाज एन ओपन एंड शट केस।
यानी किसी भी तरह के कोई सवाल नहीं उठते हैं उस एनकाउंटर पर, और जो सारे आंसू बहाने वाले हैं, सवाल उठाने वाले हैं, वो इस कोर्ट के फैसले को पढ़ लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर आप अपनी राय दे सकते हैं, और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मेट्रो ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आते हैं एक सवाल। हमारा आज का सवाल, क्या बाटला एनकाउंटर केस में आतंकी के दोषी साबित होने के बाद एनकाउंटर पर सियासत करने वालों को माफी मांगनी चाहिए? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मेट्रो ऐप पर शेयर करें, और अब हम आपको दिखाएंगे कुछ बेस्ट कमेंट्स जो मेट्रो ऐप पर इस सवाल पर आए हैं।